आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूबरनेटिस की एक ऐसी डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी जिसे हम ब्लू ग्रीन स्ट्रैटेजी बोलते हैं। ठीक है। ब्लू ग्रीन स्ट्रैटेजी यूज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज आपके पास ये है कि इसमें ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी को यूज करके आप जीरो डाउन टाइम अचीव कर सकते हैं। ठीक है। और ये प्रोडक्शन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। जिस भी कंपनी में आप जाओगे 99% चांसेस है कि वहां पर जो प्रोडक्शन ऐप चल रही होंगी वो किसी स्ट्रेटेजी से चल रही होंगी, वो ब्लू ग्रीन स्ट्रेटेजी से ही चल रही होगी। तो क्यों ना क्यूबरनेटिस में हम खुद अपनी खुद का डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी यूज करते हुए आज सेटअप करें। बेसिकली ब्लू ग्रीन स्ट्रेटेजी के अंदर आपके एप्लीकेशन के आइडेंटिकल वर्जन्स होते हैं। ठीक है ना। सो आपकी जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के आपके पास दो वर्जन्स अवेलेबल होंगे, आइडेंटिकल वर्जन्स अवेलेबल होंगे। ठीक है। इस पर हम पूरी बात कर लेते हैं, तब तक मैं अपनी मशीन को रेडी कर लेता हूं। ये रहा मेरा कंट्रोल पैनल और मैंने सर्वर जस्ट फॉर्मेट किया है। ये आप देखिए यहाँ पर ये रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया है मेरा सर्वर का। मैं सर्वर में एंटर करूंगा और फटाफट मैं अपना क्यूबरनेटिस का क्लस्टर K3D से सेटअप करूंगा और मैं इसको आज शेल स्क्रिप्ट से सेटअप करूंगा ताकि चीजें फटाफट क्या हो सके, प्रोविजन हो सके, क्योंकि मोस्टली टाइम हमारा उसी में चले जाता है। SSH कीजेंट डैश कैपिटल R सर्वर की IP, SSH यूजर नेम @ यस और हमारा पर्टिकुलर पासवर्ड। मैंने पासवर्ड लिया। ठीक है। ये जस्ट मेरे पास जो सर्वर अवेलेबल है ये अभी जस्ट मैंने 2 मिनट पहले फॉर्मेट किया हुआ है, मतलब अभी इस सर्वर पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर आप अपनी MKDIR और आज की डेट की फोल्डर बना लो। जैसे अप्रैल 16.16_2026 का मैंने फोल्डर बनाया और इस अप्रैल फोल्डर के अंदर गया मैं और सबसे पहले मैं एक फाइल बनाऊंगा। यहाँ पर मैं एक टच setup.sh मैं एक शेल स्क्रिप्ट की फाइल बनाना चाहता हूँ। शेल स्क्रिप्ट। यहाँ पर हम पीपीटी के अंदर आ जाते हैं। थोड़ी बात शेल स्क्रिप्टिंग की भी आज करेंगे हम। शेल स्क्रिप्टिंग, शेल स्क्रिप्ट। ठीक है। शेल स्क्रिप्टिंग की हम बात करेंगे। शेल स्क्रिप्ट, शेल स्क्रिप्टिंग जो है लाइनेक्स शेल स्क्रिप्टिंग, ये लाइनेक्स की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। उसी प्रकार से लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की खुद की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे हम क्या बोलते हैं, शेल स्क्रिप्टिंग। और शेल स्क्रिप्टिंग को, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हेवीली कौन यूज करते हैं, डेवलपर लोग के डेवऑप्स इंजीनियर। डेवऑप्स इंजीनियर, तो डेवऑप्स इंजीनियर को अगर कोई प्रोग्रामिंग लॉजिक लिखना है तो वो पाइथन में लिखना पसंद करेंगे, जावा में लिखना पसंद करेंगे कि शेल स्क्रिप्टिंग में लिखना पसंद करेंगे, तो शेल स्क्रिप्टिंग में लिखना पसंद करेंगे। शेल स्क्रिप्ट हमारा क्या कर सकता है, एक ऑटोमेशन का काम कर सकता है। अभी मुझे क्लस्टर सेटअप करना है, डॉकर इंस्टॉल करना है, डॉकर कंपोज इंस्टॉल करना है, मुझे बहुत सारा काम मैनुअल करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि एक मैं इसकी क्या प्रिपेयर कर लूं, ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर लूं। तो मैं उसकी ऑटोमेशन में पाइथन के थ्रू नहीं करूंगा, क्योंकि मैं डेवऑप इंजीनियर हूं। तो मेरी पहली चॉइस क्या होगी, टू प्रिपेयर दैट स्क्रिप्ट यूजिंग शेल स्क्रिप्ट। शेल स्क्रिप्ट हम प्रिपेयर करेंगे। तो शेल स्क्रिप्ट का रूल नंबर फर्स्ट, द एक्सटेंशन शुड बी .sh। फाइल का नाम कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने फाइल का नाम क्या दे दिया, सेटअप। बट एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, .sh। ये इसकी पहला रूल है। ये मैंने बनाया, ls-l किया, इसमें विम में गया, setup.sh किया मैंने, देखो विम एडिटर के अंदर आ गया। अब इसका दूसरा रूल है कि शेल स्क्रिप्ट की फाइल का पहला रूल क्या हो गया, एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, .sh। और दूसरा रूल है कि फाइल को ओपन करते ही सबसे ऊपर वाला डिक्लेरेशन वो शिबैंग स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है ना। तो हैश बैंक, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, हैश और एक्सक्लेमेशन मार्क और स्लैश यूजर बिन पाइथन, ये आपको लिखना है। और ये यूजर बिन पाइथन हमें लिखना है तो हमें यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, हैश बिन बैश भी लिख सकते हैं, ताकि अगर आपको कोई स्क्रिप्ट करवाना है, पाइथन का कोड एग्जीक्यूट करवाना है कि शेल का कोड एग्जीक्यूट करवाना है,
आप डॉकर इंस्टॉल कर रहे हो, कमांड का लिख रहे हो, शेल पे लिख रहे हो। आपने डॉकर कंपोज इंस्टॉल किया, कमांड का लिख रहे हो, शेल पे लिख रहे हो। तो आपको ये जो शेबैंग स्टेटमेंट है इसमें आपको स्लैश बिन बैश यूज करना है। ठीक है। सो अगर आपको पाइथन का कोड एग्जीक्यूट करवाना है नीचे, तो ऊपर आपको पाइथन का एड्रेस लिखना पड़ेगा उसकी बाइनरी का। ठीक है ना। तो बेसिकली हमारा अभी हैश बिन बैश ये पहला डिक्लेरेशन होना चाहिए। तो यहां पर मैंने लिखा हैश और स्लैश बिन बैश। तो आपको पता है स्लैश बिन बैश की हमारा क्या है, बैश शेल का एड्रेस है हमारा। ठीक है ना। तो ये मैंने लिख दिया। अब ये मेरी फाइल कंप्लीटली क्या बन गई है, ये मेरी शेल स्क्रिप्ट फाइल बन गई है। इसमें मैं कुछ भी रन करवा सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने रन करवाया, मैंने अपना नाम एको करवाया। ठीक है ना। एस्केप कॉलन डब्ल्यू की किया, ls-l किया, और मैं इसको रन करवाऊं। रन करने के लिए करंट फोल्डर के अंदर setup.sh ये फाइल setup.sh ये शेल स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, इसलिए इसमें x का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है, x का। x मतलब एग्जीक्यूटेबल परमिशन। अभी आप देखो r है, w है, मगर x नहीं है, मतलब ये फाइल अभी मैं एग्जीक्यूट नहीं कर सकता हूं। ठीक है ना। तो इसे हम बोलते हैं परमिशन स्ट्रिंग, यूजीओ, यूजर ग्रुप अदर। इन पर हमें किस टाइप की परमिशन देनी पड़ेगी, शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूटेबल परमिशन। सो एग्जीक्यूटेबल परमिशन देने के लिए हम chmod यूज करेंगे। एंड विच काइंड ऑफ परमिशन यू वांट टू गिव, मैं इसको सारी परमिशन देना चाहता हूं 777। सो पहला 7 है यूजर के लिए, दूसरा 7 है ग्रुप के लिए, तीसरा 7 है अदर्स के लिए। तो ये सारे हमारे ऑक्टल कोड होते हैं, जिसका हमने प्रीवियस बात करी थी। 1 2 एंड 4 ये कुछ ऑक्टल नंबर्स होते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से होता है। तो अगर आप 7 दे रहे हो, मतलब आपको RWX की परमिशन मिल जाएगी। किसको, यूजर को। अगला 7 दे रहे हो तो आपको फिर कौन सी परमिशन मिल जाएगी, RWX। R मतलब रीड, W मतलब राइट, और X मतलब एग्जीक्यूट। सो मैं इस setup.sh को RWX की परमिशन दे दिया मैंने, ls-l किया। पहले मेरे पास परमिशन प्रॉपर नहीं थी, अब मेरे पास फुल परमिशन है। फुल परमिशन, फुल परमिशन मतलब रीड भी कर सकता हूँ, राइट भी कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट भी कर सकता हूँ। कौन कौन, यूजर जो है मेरे लाइनेक्स के जितने यूजर अवेलेबल है वो सब रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। अगर लाइनेक्स के अंदर मैंने कोई ग्रुप्स बना रखे हैं उनको भी फुल परमिशन है, और मेरे अगर कोई अदर यूजर्स हैं तो उनको भी फुल परमिशन है। अब यहाँ पर मैं, आप देखना करंट फोल्डर के अंदर setup.sh ये अनिल आ गया देखो। तो मैं अपना क्या कर सकता हूँ, शेल स्क्रिप्ट की फाइल एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। ये मैंने यहाँ पर किया setup.sh, मैंने मैंने इसको डिलीट करूंगा, dd विम के अंदर dd, है ना। छोटी छोटी बातों का हमें जिक्र करना पड़ेगा। और यहाँ पर जाके मैं इंस्ट्रक्शंस की फाइल ओपन कर लेता हूँ। सो इंस्ट्रक्शंस, तो मुझे क्या इंस्टॉल करना है, सबसे पहले क्या इंस्टॉल करना है, मुझे पूरा सॉफ्टवेयर प्रोविजन करने के लिए सबसे पहले तो भाई मेरे को डॉकर इंस्टॉल करना है, फिर मुझे डॉकर कंपोज इंस्टॉल करना है, फिर मुझे k3d इंस्टॉल करना है, फिर मुझे kubectl इंस्टॉल करना है ना। ये सारे टूल्स मुझे इंस्टॉल करने हैं। तो मैं फटाफट इंस्ट्रक्शंस वाली फाइल पे जा रहा हूँ, और मैं आज इसको बना के रख दूंगा। और आज के बाद मैं जब भी प्रोविजन करूंगा तो मैं फटाफट इस स्क्रिप्ट का यूज करूंगा। ठीक है ना। तो ये सारे मेरे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मैंने कॉपी किए और मैं अपनी उस फाइल के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने पेस्ट कर दिए। अब लास्ट में हम गए, अगली लाइन पर लास्ट में। अब मुझे क्या करना है, क्लस्टर सेटअप करना है। कौन सा, k3d का क्लस्टर सेटअप करना है। मगर वो कब कर सकता हूँ, जब मैं kubectl इंस्टॉल, मैं k3d इंस्टॉल करूंगा। सो k3d की वेबसाइट पर गए और ये कमांड उठा ली मैंने, कर्ल वाली, कॉपी किया और इसके लास्ट में पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर एंटर किया। अब इसके बाद क्या करना है, मुझे क्लस्टर सेटअप करना है। तो चलो क्लस्टर सेटअप कर लेते हैं। क्लस्टर सेटअप करने के लिए मुझे मैंने आपको बताया था कि हमने डिफॉल्ट ट्रैफिक जो इनग्रेस कंट्रोलर आता है उसे हमें डिसेबल करना होगा। सो उसके लिए भी मैंने कमांड बता रखी थी, वो कमांड में यहाँ से बता देता हूँ आपको। ये डैश k3 अर्क्स डिसेबल ट्रैफिक। तो ये k3 क्लस्टर, ये prod नाम का क्लस्टर मैं सेटअप कर रहा हूँ आपके सामने। तो इस कमांड को भी मैं कहां पर ऐड करूंगा, अपनी शेल स्क्रिप्ट के अंदर लास्ट में। ठीक है,
उसके बाद लास्ट में गए, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, kubectl इंस्टॉल करना है। kubectl मुझे पता है, स्नैप इंस्टॉल kubectl डैश डैश क्लासिक, ये भी मैंने इंस्टॉल कर लिया। और मुझे क्या करना है, मुझे अपना एक नेम स्पेस क्रिएट करना है। सो kubectl क्रिएट ns, और यहाँ पर मैं prod नाम का क्या कर दूं, एक नेम स्पेस क्रिएट कर दिया। अब मैं अपना उसमें ऐड कर देता हूं kubectl config सेट कॉन्टेक्स्ट, और जो भी मेरा करंट कॉन्टेक्स्ट होगा, मुझे उसका नाम पता नहीं है कि वो क्या बनाएगा, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, करंट और डैश डैश नेम स्पेस इक्वल्स टू prod दे दिया। तो ये पूरी रेडीमेड स्क्रिप्ट मैंने बना दी है। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इस फाइल को रन करना है। तो डेवऑप इंजीनियर का काम ही है कि भाई ऑटोमेशन स्क्रिप्ट प्रिपेयर करना, ताकि मैनुअल काम से आप बच जाओ। यू शुड हैव अ some kind of automation script. So how you can create some kind of automation script? The first priority of the first choice for the DevOps engineer is to prepare the shell script file. So I have already created the shell script file, and let's execute this particular shell script file. This will uh, first of all, I will terminate this file. I will again open this file. At the top, shebang statement, what I need to do, first of all, let's update sudo update and sudo upgrade dash y. Okay, so I will write down this particular command, otherwise some of the instruction might be failed. If I don't upgrade and update my OS, some of the commands can be failed during the installation. So I don't want any command to be failed. So at the top, I will update my OS and upgrade the OS, and then later on, I will provision the infrastructure. Again, Control C. Again, Control C. The command is apt. There is no command apt. So what is the actual command? apt update. So apt update से पहले मैंने sudo कर दिया, और apt upgrade. So apt advanced package tool. It is a package manager for Linux operating system. What is the package manager for Kubernetes? Helm. What is the package manager for Python? Pip. What is the package manager for Ruby? Gems. What is the package manager for Java? There is a, I'm talking about Java. So सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अपने पैकेज मैनेजर है। ये बंद किया मैंने, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट लॉन्च किया, और अब मेरा पूरा ये प्रोविजन होगा, पूरा प्रोविजन होगा। इसको होने देते हैं, और आज हम बात करते हैं किसकी, ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी की। तो उसके लिए सारा काम हम एक रियल सर्वर पे करेंगे, ठीक है ना। सारा काम हम किस पे करने वाले हैं, रियल सर्वर पे करने वाले हैं, और रियल डोमेन पे करने वाले हैं, ठीक है ना। कुछ भी फेक काम नहीं होगा, कुछ भी सिमुलेशन बेसिस पर नहीं होगा। एवरीथिंग शुड बी ऑन द लाइव डोमेन। सो आज मैं एक डोमेन पर्टिकुलर क्रिएट कर लेता हूँ। oklabs.in मेरा एक प्राइमरी डोमेन है, जो कि मैंने GoDaddy से परचेस नहीं किया हुआ है, कहीं और से परचेस किया हुआ है। तो मुझे कहीं ना कहीं क्या मिला होगा, एक DNS पैनल। जब आप डोमेन खरीदते हो, भाई आप डोमेन खरीदते हो तो कौन सा पैनल मिलता है, डोमेन पैनल। जब आप सर्वर खरीदते हो तो कौन सा पैनल मिलता है, सी पैनल मिलता है आपको, जिसे हम बोलते हैं सर्वर कंट्रोल पैनल, ठीक है ना। तो दो लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिलते हैं जनरली। तो मेरे पास डोमेन पैनल जो है, वो मैंने एक थर्ड पार्टी टूल यूज कर रखा है, एक फ्री डीएनएस ले रखा है, तो मैं यहाँ पर जाके इसका मैं यूज कर सकता हूँ। आपको इसकी जगह क्या यूज करना है, GoDaddy। और ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू क्रिएट द सब डोमेन। माई ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट द सब डोमेन। तो अगर आपने GoDaddy ले रखा है, तो भाई GoDaddy के डीएनएस सेक्शन में जाके डोमेन नेम सिस्टम में जाके आपको क्या क्रिएट करना है, ए रिकॉर्ड क्रिएट करना है। किस नाम का, इस नाम का, अप्रैल 15 2026 नाम का डोमेन होना चाहिए, और ये पॉइंट किसको करना चाहिए, 173 वाले सर्वर को। समझ में आ रहा है, जो सर्वर हमने बाय कर रखा है। तो यही काम मैं अब फ्री डीएनएस से करूंगा।
सो यहाँ पर गया, मैंने लॉगिन किया, है ना। और मेरा ऑब्जेक्टिव इस पैनल में जाने के बाद क्या है, अपना ए रिकॉर्ड क्रिएट करना। तो मैं अपने डोमेन पर गया, डीएनएस सेक्शन में गया, और यहां से मैं अपना डोमेन क्रिएट कर सकता हूं। और आज की डेट का मैं पर्टिकुलर डोमेन क्रिएट करूंगा। टुडे इज अप्रैल 15-2026 and what is the IP address? So IP address is 173, ठीक है ना। and which kind of DNS record you want to create? There must be a record, so I will create this A record. And if I'm using this, it will not create the A record, but I will try to create the A record, and after that commit changes, ठीक है ना। और वहां पर GoDaddy में इतना ज्यादा सेटिंग नहीं करना पड़ता है, उधर तो बस आपने किया ने वो ओके करते हो और आपका डीएनएस हो जाता है। तो जैसे ही आप अपना डीएनएस अपडेट करते हो, ए रिकॉर्ड अपडेट करते हो, इमीडिएटली आपको सीएमडी ओपन करना है और इमीडिएटली आपको पिंग करना है, और अपने उस पर्टिकुलर डोमेन को, किस डोमेन को, जो जिसका आपने अभी जस्ट आपने क्या कर रखा है, आपने सब डोमेन बना रखा है। तो ये सब डोमेन प्लस प्राइमरी डोमेन को लेना है सीएमडी के अंदर। ये मैंने लिया और -t किया, और एक आध बार आप देखना मेरा रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया है। तो आपको अपने सर्वर का रिप्लाई अगर दिखाई दे रहा है तो आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है ना। Ctrl+C किया, इसको बंद किया मैंने, और यहाँ पर मैं अपने प्रोविजनिंग का काम देख लेता हूँ। ये कुछ मुझे बोल रहा है, अब ये बीच में स्क्रिप्ट में पूछ रहा है, सो इज इट अ ऑटोमेशन स्क्रिप्ट और इट इज रिक्वायरिंग ह्यूमन इंटरवेंशन? दिस द करंट स्क्रिप्ट विच आई हैव प्रिपेयर्ड, क्या ये ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ रही है ना इसको बीच में यस नो बोलने के लिए? तो डेवऑप इंजीनियर को ऐसी स्क्रिप्ट बनानी चाहिए कि जिसमें वो पूछापाछी करे कि भाई ये कर दूं वो कर दूं, कि फुल्ली ऑटोमेटेशन होनी चाहिए, फुल्ली ऑटोमेशन होनी चाहिए, फुल्ली ऑटोमेशन होनी चाहिए। सो प्रिपेयर योर बेसिक स्क्रिप्ट, गिव इट टू द चैट एंड टेल हिम दैट प्रिपेयर द फुल्ली ऑटोमेशन स्क्रिप्ट। तो वो बीच में जो यस नो पूछने वाले इंस्ट्रक्शन है वो भी आपको वो प्रॉपर बना के दे देगा, वो आपसे पूछेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? सो यू हैव टू प्रिपेयर अ फुल्ली ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, अदरवाइज ऐसी स्क्रिप्ट तो बीच में टेंशन दे देगा, वो तो रुक जाएगा बीच में। अगर कोई इंस्टॉलेशन करने के लिए, किसी पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आपसे पूछ रहा है बीच में कि भाई कर दूं क्या, तो वो हम उस स्क्रिप्ट को क्या नहीं बोल सकते हैं, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट नहीं बोल सकते, बिकॉज इट इज रिक्वायरिंग ह्यूमन टू इंटरवेन। ओके, सो ये हमें करना है। अब यहाँ पर मैं अपना सी पैनल बंद कर देता हूँ, मैं अपना डीएनएस पैनल भी बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मेरा क्लस्टर सेटअप हो गया है, अब मैं kubectl मेरा इंस्टॉल हो रहा है, सारा काम मेरा किसके थ्रू हो गया है, एक setup.sh, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं हमारे डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी। सो डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी में आपकी एप्लीकेशन के दो आइडेंटिकल वर्जन अवेलेबल होने चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब एग्जैक्ट क्लोन नहीं, बट थोड़ा बहुत वेरिएशन। एक जो अभी प्रोडक्शन पे चल रही है और दूसरी उसी का जो चल रही है उसी का थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन, कुछ चेंजेस, कुछ इंप्रूवमेंट्स, कुछ यूआई चेंजेस में भी। सो फॉर द ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी व्हाट वी नीड टू काइंड ऑफ आइडेंटिकल डिप्लॉयमेंट। सो डिप्लॉयमेंट फर्स्ट, डिप्लॉयमेंट सेकेंड, तो मुझे दो डिप्लॉयमेंट बनाने पड़ेंगे, तो मुझे दो YAML फाइल प्रिपेयर करनी पड़ेगी आइडेंटिकल। हो सकता है ये Nginx हो, दिस वन इज Nginx 1 एंड दिस वन इज Nginx 2। अब ये Nginx की इमेज हम बेसिक लेके चल रहे हैं, मगर रियल यूज केसेस में कोई ना कोई नेक्स्ट.js की एप्लीकेशन होगी, कुछ क्या होगी, बट टू कीप इट सिंपल व्हाट वी आर यूजिंग अ वेब सर्वर इमेज। On the production, we will use a old version of Nginx. On the new version, we will use new version of the Nginx. So both will be identical. इसके अगर 3 पॉड चल रहे हैं तो इसके भी 3 पॉड चलेंगे। ये अगर Nginx की इमेज है तो ये भी Nginx की इमेज है, तो भाई आइडेंटिकल ही हो गया। मगर ग्रीन ब्लू डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी में क्या होने चाहिए, हमारी एप्लीकेशन के दो आइडेंटिकल वर्जन होने चाहिए, बट द न्यू वर्जन, एक जो दूसरा वर्जन होगा, दैट शुड बी अ न्यू वर्जन ऑफ द करंट ऑनगोइंग डिप्लॉयमेंट। तो जो ऑनगोइंग ट्रैफिक आपका जा रहा है अभी इंटरनेट पर, वो आपका सर्व हो रहा है किसी एक डिप्लॉयमेंट से, और आपको प्रिपेयर करनी है एग्जैक्टली उसकी एक सेम क्लोन जिसमें नया वर्जन अवेलेबल होगा।
ठीक है ना। तो यहां पर हम इस तरीके से यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें दो डिप्लॉयमेंट फाइल बनानी पड़ेगी। सो मैं इसको बोलूंगा ग्रीन यामल, ग्रीन डॉट यामल, और एक को बोलूंगा ब्लू डॉट यामल। तो ग्रीन और ब्लू बोलने का मेरा मकसद है कि जहां पे भी ग्रीन और ब्लू समझ में आ जाए क्यूबरनेटिस में, समझ लेना कि ये किस टाइप की स्ट्रेटेजी है भाई, ये ब्लू ग्रीन स्ट्रेटेजी। और इसमें दोनों जो यामल फाइल से उसमें सेम इमेज यूज हुई होगी, सिर्फ वर्जन का फर्क होगा। ठीक है ना। सो सर प्रोडक्शन को हम क्या लेके चले, ग्रीन लेके चले कि ब्लू लेके चले, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इस डायग्राम के हिसाब से अभी प्रोडक्शन का ट्रैफिक किससे जा रहा है, ग्रीन से जा रहा है। हो सकता है आपका प्रोडक्शन का ट्रैफिक किससे जा रहा हो, ब्लू से जा रहा हो। तो ग्रीन बोलना है कि ब्लू बोलना है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। सो आप देखिए कि जब ट्रैफिक जाएगा मेरा, तब वो पहले ग्रीन से जा रहा है, और जैसे ही मैं अपने ट्रैफिक को स्विच करूंगा राउटर की मदद से, यहां पर जो ये राउटर है ना, ये राउटर ही क्या कर रहा है, ट्रैफिक को राउट करने का काम कर रहा है। जैसे एक शहर में घुसने के लिए दो रास्ते हैं और बीच में ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, तो वो आपका ट्रैफिक डायरेक्ट कर रहा है कि भाई इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ। वो तुरंत उस इंस्पेक्टर को, ट्रैफिक इंस्पेक्टर को अगर डायरेक्शन मिलेंगे कि भाई ये इससे रास्ता ब्लॉक कर दो और नए रास्ते से जाने दो ट्रैफिक, तो ट्रैफिक आपका किधर से जाने लग जाएगा, न्यू रास्ते से जाने पड़ेगा। ये जो राउटर है आपके क्यूबरनेटिस के अंदर सर्विस, जो आप सर्विस क्रिएट करोगे ना, सर्विस डॉट यामल, क्यूबरनेटिस के अंदर जो सर्विस रिसोर्स आप क्रिएट करते हो ना, वो सर्विस क्या काम करता है, आपके ट्रैफिक को राउट करने का ही काम करता है। ठीक है ना। ट्रैफिक हमारा डोमेन से आएगा क्लस्टर पर, क्लस्टर पर क्यूबरनेटिस क्लस्टर पर वो ट्रैफिक आते ही सबसे पहले उसको हैंडल कौन करेगा, इंग्रेस करेगा। इंग्रेस वो ट्रैफिक किसको हैंड ओवर करेगा, सर्विस को। तो यहां पर आज हम सर्विस डॉट यामल फाइल का यूज करते हुए ट्रैफिक का स्विचिंग करेंगे, ट्रैफिक को स्विच करेंगे। भैया ट्रैफिक इधर जान दो और इधर जान दो, और कुछ गड़बड़ हुई तो तुरंत पुराने पर फॉल बैक कर सकते हैं। तो एक प्रकार का रोलिंग अपडेट हमें इसके अंदर बिल्ट इन मिल जाएगा। अगर हम न्यू वर्जन में जाते हैं और कुछ गड़बड़ हुई तो तुरंत हम सर्विस फाइल में चेंजेस करके ट्रैफिक को दोबारा भाई पहले जैसा चल रहा था वैसे जाने दो, अभी हम फिक्स कर लेते हैं। तो ऑब्जर्वेबिलिटी आप करोगे ना, प्रोमिथस ग्राफना में आपको डैशबोर्ड दिखाई देगा कि भैया नए वर्जन में स्विच करते ही कुछ गड़बड़ आने लग गई, तो आप ट्रैफिक फिर से क्या कर लोगे भाई, पुराने पे कर लेंगे, और क्या गड़बड़ हुई वो सारा आप मॉनिटरिंग करके फिक्स करके वापस से आप उसको नए वर्जन पे स्विच कर दोगे। सो मेन मुद्दे की बात ये है कि भाई ये जो राउटर है, ये क्यूबरनेटिस में कौन किसका काम होता है भाई, ट्रैफिक स्विचिंग करना, ये सर्विस फाइल का होता है। ठीक है ना, वो हम देखेंगे। अगेन कुछ और इमेजेस देख लेते हैं कि यूजर है, ब्राउजर, यूजर मतलब ब्राउजर, यूजर मतलब आप ब्राउजर पे हिट करोगे, किसको हिट करोगे भाई, इस डोमेन को, इस डोमेन को आप कॉपी करोगे, इस डोमेन को आप कॉपी करोगे, ब्राउजर में जाओगे और यहां पर आप क्या करोगे, हिट करोगे। हिट करते ही आपकी रिक्वेस्ट क्लस्टर पर आएगी, क्लस्टर पर इनग्रेस पर आएगी, इनग्रेस से राउटर को जाएगी, सर्विस को जाएगी, और सर्विस डिसाइड करेगा कि ट्रैफिक ग्रीन को जाना चाहिए कि ब्लू को जाना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल बात हो गई, और भी कुछ देख लेते हैं और फिर धीरे धीरे हम सेटअप करेंगे। ठीक है ना। बेसिकली ये इंटरनेट है, इंटरनेट मतलब आपका ब्राउजर, और आपका डोमेन हिट करोगे, हिट करते ही आपके लोड बैलेंसर पर ये एपीआई गेटवे पर आएगी रिक्वेस्ट, या फिर आपके इंग्रेस पर आएगी बेसिकली। और इंग्रेस से ये वाला पार्ट कौन सा हो गया हमारा, सर्विस का, और सर्विस हमारे ट्रैफिक को चाहे तो ग्रीन पे स्विच कर दे, चाहे तो ब्लू पे स्विच कर ले। अब प्रश्न ये आ रहा है कि सर जो सर्विस फाइल हम बनाएंगे उसको कैसे पता चलेगा कि इसको देना है कि उसको देना है, इस डिप्लॉयमेंट को देना है कि उस डिप्लॉयमेंट को देना है। तो हर डिप्लॉयमेंट की लेबल्स होते हैं, हर डिप्लॉयमेंट को हम लेबल देते हैं कि नहीं देते हैं, वो लेबल यहाँ पर हमारे काम में आएंगे। अब मैंने आपको एक प्रिपेयर कर रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर रखा है कुछ इंस्ट्रक्शंस। तो ब्लू डॉट यामल, हम एक ब्लू डॉट यामल बनाएंगे और एक ग्रीन डॉट यामल बनाएंगे। दोनों में फर्क सिर्फ एनजीनिक्स का वर्जन है, एक में एनजीनिक्स 1 है तो एक में एनजीनिक्स 2 है। और ट्रैफिक स्विचिंग करने के लिए उनको लेबल होना जरूरी है, दोनों डिप्लॉयमेंट को, ग्रीन वाले डिप्लॉयमेंट को भी लेबल होना जरूरी है और ब्लू वाले डिप्लॉयमेंट को भी लेबल होना जरूरी है, ताकि सर्विस को यह पता चल जाए कि आपको देना है कि आपको देना है, या इस लेबल को देना है कि इस लेबल को देना है। तो ये जो लेबल्स है पार्ट डेफिनेशंस के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही लेबल्स
यही लेबल्स आपका सर्विस इनको यूज करेगा। आप जो अपनी सर्विस डॉट यामल बनाओगे उसके अंदर आपको यही लेबल्स यहाँ पर डिफाइन करने पड़ेंगे, तभी आपका ट्रैफिक स्विच हो जाएगा। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा ट्रैफिक कैसे ग्रीन से ब्लू में स्विच करे, या फिर ग्रीन से ब्लू में स्विच करें, या ब्लू से ग्रीन में स्विच करें, ये कैसे कर सकते हैं इनके बारे में भी हम बात करेंगे। सारा मैंने नोट डाउन कर रखा है और कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने बना रखे। सो चलिए फटाफट यहाँ पर देखते हैं के थ्री डी क्लस्टर, के3D क्लस्टर लिस्ट, के3D kubectl get node kubectl get node, मेरे पास नोड भी अवेलेबल है, kubectl config get context। देखो prod भी सेटअप हो गया, तो मेरा काम कितना आसान हो गया एक सेटअप डॉट sh फाइल से। सो ऑलवेज प्रिपेयर सम काइंड ऑफ रेडीमेड स्क्रिप्ट एंड upload that script on your GitHub account. So whenever in a production or any interview, if you need to set up the things and you have been asked that don't use ChatGPT, what you can use, sir, can I use my own repo? I have created the ready-made script file. If they permit, go to your repo, copy the file and paste the instruction। and क्योंकि भाई वो याद कर पाओगे क्या? वो 80 लाइन का कोड याद कर पाओगे क्या? भाई नहीं कर पाएंगे, और याद करना भी नहीं है, बेवकूफ है अगर आप याद कर रहे हो स्क्रिप्ट्स को। What you need to prepare every infrastructure automation script and put it on your GitHub repo. So what you can argue in the interview, sir, can I use my own repo which I have created? So if they permit, then use the ready-made automation script. So that will save you a lot of time. ओके सो देखो इसने इस स्क्रिप्ट में मेरे लिए रेडी टाइम सेव कर लिया, 5 मिनट के अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा सेटअप कर दिया। अब kubectl get pod किया मैंने और ये किया, ठीक है। सो यहाँ पर देखो मैंने सारे नेम स्पेसेस में मेरा ट्रैफिक वाले पॉड दिखना बंद हो गए हैं। इसका मतलब मेरे पास कोई भी अभी इनग्रेस कंट्रोलर नहीं है जो कि एक्सटर्नल HTTP और HTTPS आने वाले ट्रैफिक को हैंडल कर सके, वो कोई भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा, आज मैं वो पर्टिकुलर यूज करूंगा। तो सारा सेटअप कर लेते हैं, ठीक है ना, पूरी बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। आज मुझे ग्रीन ब्लू डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी के लिए मुझे कितने डिप्लॉयमेंट बनाने पड़ेंगे, 2। और टू कीप इट सिंपल आई विल से ब्लू डिप्लॉयमेंट एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट। नाम में इसको ब्लू ग्रीन बोल रहा हूं ताकि आप उसको स्ट्रेटेजी से रिलेट कर पाओ, ठीक है ना। तो हम बना लेते हैं ब्लू डॉट यामल, ब्लू डॉट यामल, ब्लू डॉट यामल, और इसके अंदर ये सारे इंस्ट्रक्शन में कॉपी कर लेता हूँ। भाई कॉपी इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम अपना सेव हो पाए, और मुझे नहीं लगता टाइम सेव हो पाएगा कि हाँ लग तो ठीक है ना। सो यहाँ पर मैंने लेबल्स दे दिया है, रेप्लिकास, टेम्पलेट, ठीक है ना। इसको ऑलमोस्ट मैंने प्रिपेयर कर दिया है। सो नंबर ऑफ रेप्लिकास, because this is an entry level server, don't use 10 15, just start with 3। so 3 replicas I need, selector, match labels। अब यहाँ पर match labels है और यहाँ पर हमारे पास मेटा डेटा है, ठीक है ना। मेटा डेटा स्पेक, मेटा डेटा एंड स्पेक। सो टेम्पलेट के अंदर मेटा डेटा एंड स्पेक, ठीक है, ये हुआ। और ये ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर ये हो गया। अब मेटा डेटा यहाँ पर मैं मेटा डेटा लेबल्स, यहाँ पर एस लिखने का मतलब समझना। यहाँ पर अगर आप एस लिख रहे हो ना, इसका मतलब हाउ मेनी लेबल्स यू कैन असाइन दिस पॉड डेफिनेशन, मल्टीपल। सो इन ऑर्डर टू असाइन, ये याद रखने के लिए कि भाई यहाँ पर हम मल्टीपल की वैल्यू दे सकते हैं, इसलिए मैं इसको बोलूंगा की1 कॉलन वैल्यू 1। देखो ये मेरे याद करने का तरीका है, आप कैसे याद करते हो मेरे को नहीं मालूम,
बट मेरे याद करने का तरीका है कि कहीं पे भी वन लिख रहा हूं तो मेरे को ये पता चल जाता है कि भाई ऐसी कितनी कीज आ सकती हैं, ऐसे कितने नाम आ सकते हैं, मल्टीपल. सो की वन वैल्यू वन, and what I can do, I can assign another key over here, key 2 वैल्यू 2. ठीक है ना. और मुझे इस डिप्लॉयमेंट को नाम दे दिया मैंने ब्लू डिप्लॉयमेंट. दिस इज माय ब्लू डिप्लॉयमेंट फाइल. सो यहाँ पर इस पॉड डेफिनेशंस को मैंने यहाँ पर ये बोल दिया कि भाई ये ब्लू वाला डिप्लॉयमेंट. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी टारगेट कर सकता हूं और किसी एक की वैल्यू से भी टारगेट कर सकता हूं. मैं सर्विस हूं और आप दो डिप्लॉयमेंट हो, मुझे आने वाला ट्रैफिक को स्विच करना है ब्लू पर या ग्रीन पर. तो मुझे आपके किससे मतलब होगा, लेबल से मतलब होगा. अब हो सकता है आपकी डेफिनेशन में दो लेबल दे रखे हो, या तो मैं ये बोलूं कि भाई मैं दो चीजें बोल सकता हूं कि एक तो मैं किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई दो तरीके से कर सकता हूं. मैं ये तो ये बोल सकता हूं कि मुझे ऐसे व्यक्ति की तलाश है जिसका नाम विजय डबकरा हो. भाई वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ, मगर ये भी तो हो सकता है विजय डबकरा नाम का पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में 2 5 10 लोग हो. तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स इन द रिसोर्सेज. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन ऑल्सो टेल दैट I need a person whose name is Vijay Dabkara and whose Aadhaar number is this. Then that will confirm that I will be asking for this particular person. So ऐसा रिसोर्सेज में होता है, क्यूबरनेटिस में जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो एक की वैल्यू से काम नहीं चलता है, क्योंकि वो एक की वैल्यू किसी और भी क्यूबरनेटिस के रिसोर्सेज के हो सकते हैं. तो आप एक से ज्यादा की वैल्यू के कॉम्बिनेशन से यूनिक ऑब्जेक्ट उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो समझ में आ रहा है. सो कभी भी पॉड डेफिनेशन के अंदर किसी पॉड को अगर आपको की लेबल देना है तो एक की वैल्यू से भी काम चल सकता है, बट बेटर टू यूज. जैसे कि मैं अभी आपको बता दूं कि यहाँ पर की वन वैल्यू वन दे दिया. जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया भाई, यहाँ पर मैंने बोल दिया कि भाई ये इसको तो मैं ऐप बोल रहा हूँ, तो ये ऐप काय की है मेरी, ये मेरी ऐप काय की है, एंजिनिक्स की है. मगर इसका जो लेबल मैंने दे दिया भाई, इसका जो इन्वायरमेंट है, या मैं इसको वर्जन बोल दूं, इसको मैं वर्जन बोल दूं, तो इसको मैं क्या बोल दूं, ब्लू. हो सकता है मेरी एक और ऐप हो एंजिनिक्स नाम की, जिसको नाम तो मैंने लेबल एंजिनिक्स दे रखा है, मगर उसका वर्जन मैंने क्या दे रखा है, दूसरी डिप्लॉयमेंट के अंदर ग्रीन दे रखा है. So the main point is that any deployment, any pod definition, you can give multiple key value pair. ठीक है ना. तो मल्टीपल की वैल्यू पेयर के थ्रू मैं यहाँ पर दे रहा हूँ. सो मैंने ये मल्टीपल की वैल्यू दिया, ये हो गया मेरा. और मैच लेबल्स, अब यहाँ पर भी देखो मैच लेबल्स एस आ रहा है. सो व्हाट यू कैन हैव हियर, यू कैन हैव मल्टीपल की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू. अब रूल क्या कहता है, जो लेबल्स में आपने की वैल्यू दे रखे हैं वो के वही आपको इधर देने पड़ेंगे. सो ऐप कॉलन एंजिनिक्स, ऐप कॉलन एंजिनिक्स. ठीक है, ये हो गया. सो ये हो गया, दिस इज माय कंटेनर नेम. और मुझे इंग्रेस से भी काम करना है, तो मुझे यहाँ पोर्ट क्या करने पड़ेंगे. सो पोर्ट पोर्ट 80. ठीक है ना. कंटेनर के अंदर ट्रैफिक जो आएगा बेसिकली मेरे पोर्ट 80 पर आएगा. तो ये मेरी फाइल होगी. अब एल एस डैश एल किया, कैट किया इसको, ब्लू डॉट यामल को. अब इसी की एग्जैक्ट क्लोन चाहिए अपने को, इसी की एक्स, क्योंकि ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी की क्या शर्त है, देयर शुड बी टू आइडेंटिकल resources, two identical pod definition. So what I will do, I will use cp command, blue dot yaml space green dot yaml. तो इसी की क्या बन जाएगी मेरे पास, डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी. cp मतलब कॉपी. सो अब यहाँ पर मैं विम ग्रीन डॉट यामल पे गया. अब यामल में जहां जहां पे भी ये ब्लू लिखा हुआ है इसको मुझे ग्रीन करना है. तो विम के अंदर एक फाइंड एंड रिप्लेस वाला एक शॉर्टकट होता है. जैसे वीएस कोड एडिटर में आप कोई वर्ड फाइंड करके रिप्लेस कर लेते हो, तो इसके अंदर भी होता है. इसके अंदर आपको क्या प्रेस करना है, यू शुड गो इनटू द कमांड मोड, स्केप कॉलन, फिर आपको लगाना है परसेंट. परसेंट का मतलब होता है इंटायर फाइल, और उसमें आपको करना है सर्च. परसेंट एस का मतलब हो गया है, परसेंट मतलब एंटायर फाइल,
जैसे परसेंट डी का मतलब क्या हो गया, परसेंट का मतलब हो गया एंटायर फाइल डिलीट दो कंटेंट। अब परसेंट एस का मतलब क्या हो गया, एंटायर फाइल सर्च। क्या सर्च करना है, स्लैश लगा के क्या सर्च करना है भाई, ब्लू सर्च करना है, फिर स्लैश लगाया उसको रिप्लेस किससे करना है, ग्रीन से रिप्लेस करना है। और यहां पर आप ये स्लैश जी कर सकते हो, इस जी का क्या मतलब है आप बताना मैंने, ठीक है, और इंटर किया, हो गया। पूरी फाइल में जहां जहां पे भी ब्लू थे उसने क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। अब ये तो लेबल्स चेंज कर दिए मैंने। अब इंपॉर्टेंट क्या था कि दो आइडेंटिकल आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, एक में थोड़ा पुराना वर्जन, एक में थोड़ा नया वर्जन। सो वो एंजिनिक्स 1 है तो इसको मैं क्या बोल दूं, एंजिनिक्स 2 बोल दूं, यहां पर मैं एंजिनिक्स 2 बोल दूं। तो 1 और 2 दो अलग अलग वेरिएशंस हो गए, सेव किया। अब यहां पर मैंने किया, ये हो गया। अब मैं इनको थोड़ा सा वैलिडेशन कर लेता हूं, क्यूब सीटीएल अप्लाई डैश एफ और ब्लू डॉट यामल डैश डैश ड्राई डैश रन इक्वल्स टू क्लाइंट लेवल पे वैलिडेट किया। सो ब्लू डॉट यामल लाइन नंबर 18, सो मैं इसका थोड़ा सा वैलिडेट करवा लेता हूँ, ठीक है ना। अब ये दिक्कत ये इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने वो टेक्स्ट फाइल से कॉपी पेस्ट किया ना, तो टेक्स्ट फाइल में कुछ ये कैरेक्टर्स होते हैं हिडन, ये हिडन कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये थोड़ा दिक्कत दे रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये थोड़ा सा आप जीपीटी से इसको इम्प्रूव करवा लेना, इसलिए कॉपी पेस्ट मत किया करो, खुद टाइप किया करो। समझ में आ रहा है ना, जब भी आप किसी नोटपैड फाइल से कॉपी पेस्ट करोगे तो कुछ हिडन कैरेक्टर्स आ जाते हैं जो हमारा वैलिडेशन, यामल की वैलिडेशन फेल कर रहे हैं। सो मैं यहाँ पर चैट पर गया और मैं इसको थोड़ा इम्प्रूव करवा लेता हूँ। ये देखो, ये वही कुछ आ रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर कमांड मैंने यूज किया और अ, समझ में आ गया ना कि ये टेक्स्ट फाइल में से कॉपी पेस्ट करने से वैलिडेशन फेल होगी क्योंकि कुछ हिडन कैरेक्टर्स आ जाते हैं। और यस, एक तो एपीआई वर्जन नहीं लिखा आपने, सिलेक्टर, करेक्ट इज सिलेक्टर। सो वन बाय वन हम ठीक करते हैं। ब्लू डॉट एपीआई वर्जन डिप्लॉयमेंट किस में होता है, एप स्लैश v1, ये पहला सिलेक्टर, सिलेक्टर। और इसको मैं क्लाइंट साइड से वैलिडेट करूं और यस, ये डैश देना हमें जरूरी है। ठीक है, ये पूरा मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ अभी, क्योंकि अगेन आप समझ गए होंगे भाई, टेक्स्ट फाइल से मैंने कॉपी पेस्ट किया है तो कहीं ना कहीं दिक्कत इंडेंटेशन का भी आ रहा है। अब एक्स्ट्रा इंडेंटेशन, एक स्पेस भी, भाई यामल फाइल में काम कर रहे हो, कोई नोटपैड में काम नहीं कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यामल फाइल में एक एक्स्ट्रा भी इधर का उधर हुआ, वो कंप्लीटली वैलिडेशन फेल हो जाएगा। तो मैं अभी बेसिकली उसको ब्लू डॉट यामल किया, परसेंट, अगेन परसेंट मतलब एंटायर फाइल, एंड डी फॉर डिलीट, इट विल डिलीट द फाइल, पेस्ट द कंटेंट, save the file, again revalidate. Now this is correct. What I will do, I will remove the green file again, rm recursive forcefully green file. Again I will do cp blue dot green, blue dot yaml space green dot yaml. I will go to the green dot yaml
what I will do, I will search all the blue related words, percent, entire file, search what need to search. You need to search blue and then replace with green and dash g। ये सारा हो गया। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि हमें नए वर्जन पे ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी में यही है कि आइडेंटिकल पॉड, आइडेंटिकल मतलब जो इमेज इसमें है वो की वही इमेज इसमें, सिर्फ फर्क किस बात का है, एक का वर्जन पुराना तो दूसरे का वर्जन नया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेबल्स, दोनों के लेबल्स अलग अलग होंगे, अदरवाइज सर्विस को कैसे मालूम पड़ेगा कि इस लेबल को देना है कि इसको देना है, ठीक है ना। तो दोनों के लेबल्स अलग अलग होंगे। सो यहाँ पर मैं इसको वैलिडेट कर दिया है मैंने। क्लाइंट वैलिडेशन मेरा पास है, सर्वर वैलिडेशन मेरा मेरा पास है। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इन रिसोर्सेस को क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो kubectl अप्लाई डैश एफ, और मैंने किसको किया, सबसे पहले ब्लू को चला लो। तो बिकॉज दिस इज अ डिप्लॉयमेंट, जब भी आप डिप्लॉयमेंट रन करते हो क्या क्या चीजें चलती है, पॉड, रेप्लिका सेट और डिप्लॉयमेंट, ये तीनों बैकग्राउंड में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे kubectl गेट पॉड, पॉड चल गए, कंटेनर क्रिएटिंग आ रहा है, थोड़ी देर बाद रनिंग आने लग जाएगा। रेप्लिका सेट, देन डिप्लॉयमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं किसको रन कर लूं, अब ग्रीन ब्लू डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी में ये होता है कि भाई दोनों ही रिसोर्सेस अप एंड रनिंग होने चाहिए। तो भाई 3 पॉड तो किसके चलेंगे, ग्रीन के, तो 3 पॉड किसके चलेंगे, ब्लू के, और टोटल मिला के हमारे पास 6 पॉड हो जाएंगे, जिसमें से ट्रैफिक एट ए टाइम किसी एक पर जाएगा। अगर ग्रीन पर जाएगा तो ग्रीन के 3 पॉड पर ट्रैफिक जाएगा। अगर ट्रैफिक हमने स्विच कर दिया ब्लू पे तो ब्लू के 3 पॉड पर जाएगा। तो टोटल मिला के हमारे पास 3 और 3 6 पॉड्स हो गए, ठीक है ना। तो ग्रीन ब्लू डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी में आपके पास 2 आइडेंटिकल रिसोर्सेस अप एंड रनिंग होने चाहिए, जिसमें से एक रिसोर्स कॉन्टिन्यूसली ट्रैफिक को सर्व कर रहा होगा, प्रोडक्शन ट्रैफिक। तो हम सर्विस यामल बना लेते हैं, विम सर्विस डॉट यामल, ये सर्विस फाइल बनाई मैंने फटाफट। हम गए एपीआई वर्जन कॉलन सर्विस वन, किस काइंड का मैं बनाना चाहता हूँ, सर्विस बनाना चाहता हूँ, एंड मेटा डेटा नेम माय सर्विस वन, मैं शॉर्ट फॉर्म लेना पसंद करता हूँ। यहाँ से आप स्पेक दोगे, स्पेसिफिकेशंस, यहाँ पे सबसे पहले तो आपका किस टाइप का सर्विस ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करना चाहते हो। अलग अलग टाइप के सर्विस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्लस्टर आईपी, लोड बैलेंसर, नोड पोर्ट, है ना। तो यहाँ पर हम, अगर आप ये टाइप पैरामीटर नहीं लिख रहे हो, अगर आप नहीं लिख रहे हो तो बाय डिफॉल्ट क्लस्टर आईपी, ठीक है। आगे बढ़े, उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़े, इसमें से मैं देखता हूँ कि टाइप आपको ये लिखना है, टाइप क्या लिखना है, क्लस्टर आईपी, जो कि ऑप्शनल है तो जो कि डिफॉल्ट है। मतलब अगर ये टाइप वाला प्रॉपर्टी आप नहीं लिख रहे हो तो किस टाइप का सर्विस ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा क्यूबरनेटिस के अंदर, डिफॉल्ट क्लस्टर आईपी, ठीक है ना। इसका कहने का, इस लाइन का यही मतलब है। सो दूसरा मेरे को चाहिए सिलेक्टर, मेरे को चाहिए सिलेक्टर, टॉप लेवल के एलिमेंट ले लेते हैं, और चाहिए पोर्ट्स कॉलन। यहां पर पोर्ट्स हमने ले लिया, सबसे पहला पोर्ट हमने ले लिया पोर्ट 80, और हमने ले लिया टारगेट पोर्ट कॉलन 80, ठीक है। सो ये सर्विस का पोर्ट 80 और ये टारगेट कंटेनर का, जो एंजिनिक्स के अंदर जो कंटेनर पोर्ट 80 लिखा है ना, ये उसका है। अगर एंजिनिक्स के अंदर में पोर्ट 8080 लिखता तो यहां टारगेट पोर्ट में भी मेरे को क्या लिखना पड़ता, 8080 लिखना पड़ता, क्योंकि दैट टारगेट पोर्ट शुड बी मैच्ड विद द पॉड। सो ये दोनों से हुए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी में, ये सर्विस फाइल का ही है काम। तो सर्विस फाइल में यहाँ पर सिलेक्टर है, और सिलेक्टर में आपको यहाँ पर क्या देना है, आपको क्या देना है, की और वैल्यू। जैसे मैंने बोला कि मुझे विजय डबकरा से मिलना है, पूरे इंडिया में विजय डबकरा एक ही है कि और भी हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं। अब मैं बोलूं मुझे विजय डबकरा से मिलना है जिसका आधार नंबर ये, तो किस कंडीशन में मैं स्पेसिफिक हूं, जिसमें मैंने उसका आधार नंबर भी दे दिया।
तो यहां पर आप जो सिलेक्टर ले रहे हो, मैं सर्विस को बोल रहा हूं कि भाई ऐसे डिप्लॉयमेंट को पकड़ना जिसका लेबल ऐप कॉलन एनजिनिक्स हो और जिसका वर्जन ग्रीन हो या ब्लू। तो मैं लेबल्स यहां पर कितने डिफाइन कर सकता हूं? 2 डिफाइन कर सकता हूं। सो मैं वो दोनों लेबल जो मैंने वहां पर डिफाइन किए थे वो यहां पर दे रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैंने वहां पर क्या बोला था? मैंने क्या बोला था? लेबल्स क्या दिए थे? ऐप कॉलन एनजिनिक्स, दिस इज माय लेबल नंबर 1। ऐप कॉलन एनजिनिक्स को कैसे समझना है कि मुझे विजय डबकरा से बात करनी है, और वर्जन कॉलन ब्लू मतलब आप इसको कैसे समझ सकते हो कि विजय डबकरा जो जिसका आधार नंबर ये है पर्टिकुलर। तो आपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए आपने 2 रेफरेंसेस दे दी, जिससे कि क्यूबरनेटिस को कंफ्यूजन और डाउट नहीं होगा। क्यूबरनेटिस विल बी श्योर, द सर्विस विल बी श्योर दैट मुझे इसको ही पकड़ना है। ठीक है ना? सो बेसिकली यहां पर आपने दे दिया ऐप कॉलन nginx, this is my label number 1. Now this is not specific. How can I be specific? By applying another label which was version, and I want to apply traffic to the blue label. So select the pod whose label is nginx. अगर मैं सिर्फ इतना बोलूंगा तो वो मेरे को दोनों पॉड पकड़ लेगा, क्योंकि इसका भी लेबल एनजिनिक्स है और इसका भी लेबल एनजिनिक्स है। फिर सर्विस को हम ये बोल रहे हैं कि भाई ऐसे पॉड को पकड़ो जिसका लेबल तो एनजिनिक्स हो, साथ साथ में जिसका वर्जन भी ब्लू हो। तो एक को ग्रीन बोल रखा है, एक को ब्लू बोल रखा है, तो क्यूबरनेटिस स्पेसिफिक को पकड़ेगा। समझ में आ गया ना 2 लेबल देने का मतलब? सो ये मैंने दिया, और देख लेते हैं बाकी सब ठीक है। इसको सेव किया, ठीक है, ls डैश एल किया। अब मैं इसको kubectl अप्लाई डैश एफ और सर्विस.yaml डैश डैश ट्राई डैश रन इक्वल्स टू क्लाइंट पे भी वैलिडेट कर लो और सर्वर पर भी वैलिडेट कर लो। ये हो गया। अब अब हम इसको कर लेते हैं अप्लाई। तो डिप्लॉयमेंट को तो मैंने अप्लाई कर दिया। डिप्लॉयमेंट को अप्लाई करने से 3 ऑब्जेक्ट्स बने पूरे क्यूबरनेटिस के अंदर। फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज द पॉड, वो भी 3 पॉड बन गए। दूसरा बना रेप्लिका सेट, वो मैंने आपको शो करके बता दिया। तीसरा बना खुद डिप्लॉयमेंट। तो 3 ऑब्जेक्ट तो मेरे क्यूबरनेटिस रिसोर्सेज के अंदर बन गए। अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूं सर्विस, बिकॉज आई हैव क्रिएटेड द सर्विस। मैंने सर्विस डॉट यामल फाइल बना दी। अब मुझे इसको अप्लाई करना है। तो अब आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे भाई जब सर्विस को अप्लाई करते हो तो क्यूबरनेटिस के अंदर कितने रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं, किस किस टाइप के रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं? तो बताओ। एक तो सर्विस ऑब्जेक्ट बनेगा, दूसरा एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट। यहां पर अभी क्यूब देखो, मैंने अभी सर्विस डॉट यामल को अप्लाई नहीं कर रखा है। तो अब मैं आपको है ना kubectl गेट सर्विस पता करूं, तो अभी देखो prod नेम स्पेस में एक भी सर्विस नहीं है। इसके एंड पॉइंट चेक कर लो। kubectl गेट एंड पॉइंट, एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट और एंड ईपी, प्लूरल सिंगुलर वेरी शॉर्ट वर्जन। सो गेट ईपी किया मैंने, एंड पॉइंट, एक भी एंड पॉइंट नहीं बना। अब मैं क्या बनाने जा रहा हूं? सर्विस को अप्लाई करने जा रहा हूं। सो सबसे पहला तो मेरा सर्विस ऑब्जेक्ट बनेगा और दूसरा एंड पॉइंट्स बन जाएंगे। एंड पॉइंट्स मतलब आईपी एड्रेसेस, एंड पॉइंट्स मतलब पाथ एड्रेस, ट्रैफिक किसको जाएगा वो रास्ता है आपका एंड पॉइंट। ठीक है ना? सर्विस को कैसे पता चलेगा किसको भेजना है? तो जब भी हम सर्विस क्रिएट करते हैं सर, इंटरनल क्या बन जाते हैं? एंड पॉइंट्स बन जाते हैं। अगर आपके उस डिप्लॉयमेंट में सर 3 पॉड है तो तीनों को इंटरनल अलग अलग आईपी एड्रेसेस मिल जाएंगे, ताकि ट्रैफिक को उन आईपी एड्रेसेस पे ट्रैफिक भेजा जाएगा उन पॉड्स पर। ठीक है ना? अगर लाइव का ट्रैफिक अगर ब्लू को जा रहा है तो भाई ब्लू के अंदर 3 पॉड है, तो 3 में से किसको जाएगा? उस आईपी को जाएगा कि उसको जाएगा कि उसको जाएगा? तो वो आईपी एड्रेसेस यहाँ पर अभी मिल जाएंगे अपने को तुरंत। तो मैं यहाँ पर अप्लाई करने जा रहा हूँ kubectl अप्लाई डैश एफ सर्विस डॉट यामल। हो गई। अब ये सर्विस फाइल अप्लाई करते ही आपको क्या चेक करना है? गेट सर्विसेज चेक करना है, एसवीएस, और गेट ईपी चेक करना है, एंड पॉइंट। क्लियर हो गया? सो हमारे एक एंड पॉइंट्स यहां पर क्रिएट हो गए। सो गेट ईपी और गेट सर्विसेज, ये हमारा सर्विसेज हो गया। kubectl गेट पॉड, kubectl गेट पॉड और वेटिंग। अब यहां पर देखो कंटेनर क्रिएटिंग में स्टक हो गया, जिसको कंटेनर क्रिएटिंग वाली स्टेज में पिछले 8 मिनट से
उस जगह आके रुक गया, फंस गया, आगे बढ़ नहीं पा रहा है, समझ में आ रहा है? सो देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी फॉर द डेवलप इंजीनियर टू डीबग द थिंग्स कि भाई क्या दिक्कत हो गई। तो अब इस पॉड को मुझे क्या करना पड़ेगा, डीबग करना पड़ेगा, है ना? तो पॉड को डीबग कर सकते हो आप। सो kubectl डिस्क्राइब पॉड, और इस पॉड को ले लो भाई, किसी भी एक पॉड को ले लो, क्यों फंसा पड़ा है वो लास्ट में आपको इवेंट सेक्शन में, ये यहाँ पर आपको पता चल जाएगा भाई क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, ये सारी चीजें फेल टू सैंडबॉक्स मिरर ये वो, ये आपको पता चल पा रहा है। कंटेनर क्रिएटिंग, अब ये पूरा आप प्रॉम्प्ट को दे दो यहाँ पर। कई बार आप एक्चुअल लॉग्स भी तो पता करोगे, या तो देख के पढ़ लो, या समझ समझ लो, या जीपीटी को इंस्ट्रक्शन दे दो कि भाई मेरा पॉड स्टक हो गया है और ये इसके पर्टिकुलर लॉग से इन्वेस्टिगेट कर दे। कर तो सही डायरेक्शन में रहे ना अपन। हाँ, तो यस बिल्कुल सही है कि सर वो एनजीनिक्स का जो ये वन है ना, शायद ये रिपोजिटरी पर भी अवेलेबल ना हो। तो अभी देख लेते हैं एक एनजीनिक्स की आप वो वन टू बोलने का मेरा मतलब है, वन टू से आप आइडिया लगा लेना। वन मतलब यार एनजीनिक्स की पुरानी वर्जन, और टू बोलने का मतलब है इंजीनिक्स का सबसे लेटेस्ट वर्जन। समझ में आ गया ना? तो गलती मेरे से वहीं हो गई, वन और टू की बजाय आई हैव टू बी स्पेसिफिक, वेरी ओल्ड वर्जन एंड वेरी न्यू वर्जन। सो एनजीनिक्स पर गया मैं, एनजीनिक्स की डॉकर इमेज पर गया पर्टिकुलर, यहां से मैं जाऊंगा, सबसे पहले तो टेक्स्ट सेक्शन में जाऊंगा, और सबसे पहले ड्रॉप डाउन में से क्या चूज करूंगा, ओल्डेस्ट, और ओल्डेस्ट में आपको पता चल जाएगा 1711। सो एक को 1711 लेना है और एक को न्यूएस्ट पर जाना है। तो न्यूएस्ट जो भी हो आपके अवेलेबल नेम में, वो आप यहां पर चेक कर लेना। एनजिनिक्स को गए, और लेटेस्ट जो भी होगी ना वो आपको थोड़ा पता चल जाएगी। या टैग्स भी देखोगे ना ओवरव्यू में, ओवरव्यू में टैग्स देखोगे ना, 1.29.8। सो दिस इज द लेटेस्ट वर्जन, 1.29. ठीक है ना? टू नाम का एनजिनिक्स पे कोई भी टैग रिपोजिटरी पे अवेलेबल ही नहीं है सर, और आपने अप्लाई कर दी। अब वो गया अपना सीआरआई के पास में, वो इंस्ट्रक्शन सारा होते होते कहाँ गया, सीआरआई के पास। अब सीआरआई वो पुल कर रहा है एनजिनिक्स:1। अब वो रजिस्ट्री से पता चला भाई इस नाम की तो, इस टैग का तो इमेज ही नहीं है। तो बीच में कंटेनर क्रिएशन प्रोसेस बीच में ही रुक गई, क्योंकि उसको टैग नहीं मिला। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई इमेज यूज कर रहे हो, यू हैव टू बी स्पेसिफिक ऑन द टैग नेम। इफ द टैग नेम इज अवेलेबल देन द इमेज विल बी सक्सेसफुली पुल्ड एंड द कंटेनर विल बी प्रोविजन। सो चलो ठीक करते हैं। अब kubectl, अब इससे देखो ये जो गलती हुई ना, ये बहुत अच्छी बात है, गलतियां होनी भी चाहिए, जिससे आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। kubectl गेट पॉड किया, ये बीच में फंस गया। अब ये पॉड चल रहा है, अब मुझे यामल फाइल में चेंजेस करने हैं। एक यामल फाइल तो पड़ी हुई है लोकल, और एक यामल फाइल पड़ी हुई है इन मेमोरी। अगर कल का लेक्चर आपने देखा होगा, तो अगर इन मेमोरी में मैं जाके अगर चेंज कर दूं और उसको सेव करूंगा, तो तुरंत मेरा पुलिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि क्यूबरनेटिस हमेशा आपकी यामल फाइल्स को कॉन्टिन्यूसली वॉच करते रहता है, दैट इज विच इज लोडेड इन द इन मेमोरी। तो मैं यहाँ पर kubectl एडिट डिप्लॉयमेंट and the deployment name my deploy number 1 और इंटर किया, kubectl edit deploy, kubectl get deploy। नहीं, आज नाम माई डिप्लॉय वन नहीं है, आज नाम ब्लू है ना, माई डिप्लॉय वन डैश ब्लू, दिस इज माई डिप्लॉयमेंट नेम। सो व्हाट आई हैव टू डू, kubectl edit and this is the deployment, this is the deployment space and the name of the deployment। हो गया? तो ये जो YAML फाइल ओपन हुई है, ये मेरी इन मेमोरी, इसमें अगर कोई भी चेंजेस करके सेव करूंगा तो क्यूबरनेटिस उन चेंजेस को इमीडिएटली अप्लाई कर देगा। सो यहाँ पर हम गए, और आप देखना अपने टेम्पलेट डेफिनेशन में इमेज में
ये 1 जो लिखा हुआ है इसको मैं ओल्डेस्ट वाला टैग ले लेता हूं, 1.7. I want to be specific, 1.7.11, 1.7.11, 1.7.11, escape colon wq enter. As soon as I will change this particular file, वो जो स्ट्रक कंडीशन है वो क्यूबरनेटिस उससे दोबारा वापस से आगे बढ़ जाएगा, मतलब वो वापस से उसको चेंज करेगा, देखेगा नया टैग है तो नए को पुलिंग करना स्टार्ट कर लेगा. CRI with the help of kubelet. So kubelet and CRI both will work together to pull the image from the Docker registry. So ये मैंने सेव किया. अब तुरंत मैं kubectl get डिप्लॉय किया, मैंने get pod किया, कंटेनर क्रिएटिंग, और यहाँ पर मैं वेट लगा दिया मैंने, और चेक करते हैं शायद अब हो जाए हमारा. ये आपको kubectl describe pod in the name of the pod, ये वाला पॉड ले लेते हैं जो 9 सेकंड पहले है. सो कुछ टाइम आउट बता रहा है, बट देखते हैं. इंटरनल इसको रैंचर को कुछ इमेज चाहिए जो कि डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, इसलिए बीच में ये टाइम आउट हो गया, अदरवाइज तो ये हो ही जाता. अब अगेन K3D इज अ सिमुलेशन ऑफ क्यूबरनेटिस. K3D जो टूल है आप लोगों के लिए बनाया गया है, ये ये कोई रियल नहीं है. ये डॉकर इमेजेस की मदद से क्यूबरनेटिस को क्या किया जा रहा है, सिमुलेट किया जा रहा है. सो ये इतना एक्यूरेट नहीं है, फिर भी हम 99% चीजें आप क्यूबरनेटिस की K3D से सीख सकते हो, 99% चीजें. ठीक है ना, पूरी ट्रेनिंग K3D पर आप फिनिश कर सकते हो, आप सब चीजें आपने सीख ली. क्लस्टर देखना, ऑब्जेक्ट एडिट करना, तो रियल में भी यही चीजें, यही कमांड काम में आएगी. सो मैं इसको ट्राई करता हूँ कि kubectl डिलीट hf view अब फिर से मैंने वही गलती कर दी कि परमानेंट चेंज करना है तो YAML में ही करना है. हो सकता है अभी तो आपने इन मेमोरी चेंज करके प्रोडक्शन में आगे बढ़ा दिया, मान लो फिर एक आध दिन बाद आपका क्लस्टर रीस्टोर हो रहा है, कुछ भी चेंजेस हो रहा है ना, आपने वो लोकल वाली अप्लाई कर दी तो फिर से वो इशू आ गया. तो बेटर कि हमेशा भले इन मेमोरी कर रहे हो टेम्पररी फिक्स करने के लिए, मगर परमानेंट तो आप YAML में ही रहो, क्योंकि फाइल सेव कहाँ रहेगी, इन मेमोरी में रहेगी कि परमानेंट YAML में रहेगी जो लोकल डिस्क पर अवेलेबल है. तो देखो मैंने लोकल डिस्क पे अप्लाई किया, वापस से पुरानी ही चल गई. सो दिक्कत है ही. सो विम और 1.7.11 ये इमेज लिए मैंने पर्टिकुलर सेव किया और अप्लाई कर देता हूँ इसको मैं पर्टिकुलर, इस बार अप्लाई कर लेता हूँ. अप्लाई किया, kubectl get pod, और मैं वॉच करता हूँ. टर्मिनेटिंग कंटेनर क्रिएटिंग, आई होप कंटेनर क्रिएट हो जाए. कंटेनर स्टेटस अननोन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आजा, मतलब रनिंग स्टेट में अगर ये आ जाएगा तो आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम है हमारे लिए. या फिर मैं एक बार इसको फिर से रिमूव करता हूँ. रिमूव किया, विम व्यू डॉट यामल, और इसका लेटेस्ट वाला वर्जन ले लेते हैं, कोई सा बहुत लेटेस्ट ले लेते हैं. 1.29.8 है तो 1.
1.29.8 अवेलेबल है, 1.30 भी है, 1.30.0 भी है। तो 1.29.8 ले लेते हैं और उसको अपग्रेड इस पे कर लेंगे 130 पर, ठीक है ना। तो थोड़ा ये पुराना की जो टेंशन है ये हमारे पास एटलीस्ट नहीं रहेगी। 1.29.8। सो kubectl गेट पॉड किया मैंने। मेरे पास मुख्य सारे रिसोर्सेज में रिमूव कर दूं और kubectl apply -f do.yaml और kubectl गेट पॉड और वॉच कंटेनर क्रिएटिंग। चलो अब इसको होने देते हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं, हम क्लस्टर का इंग्रेस कंट्रोलर हम सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए इंग्रेस कंट्रोलर ऐड करना चाहता हूँ। सो इंग्रेस कंट्रोलर को हेल्म पैकेज मैनेजर के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी तक हमने kubectl अप्लाई और एक ऑफिशियल यामल इंग्रेस कंट्रोलर की यामल फाइल को अप्लाई किया था। यहाँ पर आज हम हेल्म के थ्रू भी करके देखते हैं। सो हेल्म स्नैप इंस्टॉल हेल्म डैश क्लासिक। सो हेल्म पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद हेल्म के थ्रू हम इंग्रेस कंट्रोलर को इंस्टॉल करेंगे। सो हेल्म डैश वर्जन नॉन फ्लैग बता रहा है, तो क्या हो सकता है, हेल्म वर्जन भी हो सकता है 413। तो अब मैं हेल्म के थ्रू किसको इंस्टॉल कर सकता हूँ, किसी भी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी रिसोर्सेज को। सो ये थर्ड पार्टी रिसोर्सेज आप खुद भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये हुआ, इसको मैं अपडेट किया मैंने, हेल्म रेपो अपडेट, हेल्म रेपो अपडेट, अपडेटिंग कंप्लीट, ठीक है। सो ये मेरा ऐड हो गया और यहाँ से हम इसको इंस्टॉल करेंगे। सो सिर्फ कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलता है, आपको ये भी देखना पड़ता है कि किस टाइप का आप क्रिएट करना चाहते हो। तो हमारा जो सर्विस जो टाइप है वो क्लस्टर आईपी था, तो हमें वो ऐड करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा। ठीक है। सो हेल्म के थ्रू अगर आप कर रहे हो तो पर्टिकुलर कंट्रोलर डॉट सर्विस टाइप नोड पोर्ट, जीपीटी ने नोड पोर्ट दे दिया, मगर यहाँ पर आपने जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, क्लस्टर आईपी दे रखा है, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। सो इसको मैं ट्राई करता हूँ एक बार।
ये सारे ही कंटेनर क्रिएटिंग प्रोसेस पर आ गए, तो शायद मेरा क्लस्टर ब्रेक हो गया है।